हेलो एंड वेलकम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का ये लेक्चर नंबर 2 है। पहले लेक्चर में हमने ये सब पढ़ा हुआ है, कैसे याद रखें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल एंगल, बैकग्राउंड, हिस्ट्री, थोड़ा सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की। डरना नहीं, मैं आपको हर एक बात आराम से समझाऊंगा। इसी लेक्चर में हम देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्या रिजल्ट आया कंट्रीज में 2015 में, 16 में, 17 में, 18 में। क्या था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का इंडेक्स, कितना रिजल्ट था किस कंट्री का, कौन सी कंट्री कौन सी रैंक पे थी। 2019 का इंडेक्स, 2020 का इंडेक्स, जिसमें पता चलता है कौन सी कंट्री ने कितना काम किया है कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अपनी कंट्री के अंदर एनफोर्स कराए। उसके बाद हम सीखेंगे इसी लेक्चर में इंडिया का क्या हाल था और इंडिया ने क्या रिजल्ट दिया। इंडिया के कंट्री के अंदर ये क्या रिजल्ट है, स्टेट्स का और यूटीज का, उनकी परफॉर्मेंस क्या है। तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स, वो वाला आपने देखा एसडीजी इंडेक्स, अब यहाँ पे एसडीजी इंडिया इंडेक्स, ठीक है ना। इसी तरह बहुत सारी कंट्रीज भी निकालती है अपने अपने हिसाब से कि कितना उन्होंने काम किया अपनी कंट्री के अंदर, कौन सी स्टेट का क्या रैंक है। और एसडीजी इंडेक्स इंडिया 2019 का भी है, 2020 का आया नहीं है, वो आता है नॉर्मली नवंबर दिसंबर में। अब ये 2020 का जो इंडेक्स है, कोरोना वायरस की का इफेक्ट भी हम देखेंगे इसमें, नोवल कोरोना वायरस जो है। और 2020 का जो इंडेक्स है वो बस कुछ ही दिन पहले आया है, 6 दिन पहले आया हुआ है, वो भी हम इस लेक्चर में इंक्लूड करेंगे। अब पढ़ेंगे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को। समझो इस बात को, आपने देखा था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और फिर देखा आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आपको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक ऐसा गोल है जिसमें चाहे कंट्री रिच हो या पुअर हो, कंट्री कोई भी कंट्री हो, उन सारी कंट्रीज के ऊपर यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बाइंडिंग है। लीगली बाइंडिंग नहीं है, लेकिन हां उनको अपनी कंट्री के अंदर इसको लागू कराना चाहिए। लीगली बाइंडिंग नहीं है, मैंने आपको ये ऊपर समझाया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं है कि वो करे, लेकिन उनको करना चाहिए। तो तमाम कंट्रियों के लिए है ये गाइडलाइंस, चाहे वो रिच हो या पुअर हो। इससे पहले अलग अलग टाइप के गोल्स आते थे, रिच वाली कंट्रीज के कुछ अलग गोल्स, लेकिन ये यूनिवर्सल गोल है, चाहे रिच कंट्री हो या पुअर हो, सारी कंट्रीज फॉलो करेंगे इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। अब हम पढ़ेंगे बैकग्राउंड ही इसका, पहले हम स्टार्ट करेंगे बैकग्राउंड ही, तभी आपको दिमाग में हर एक बात आएगी। चलिए बैकग्राउंड से हम डेट वाइज ही चलेंगे, फिर हर एक बात मैं आपको समझाऊंगा जो पेज पे है। लेकिन पहले मैं लेना चाहता हूं आपको, ये जो डेट्स है इन पे लेना चाहता हूं, देख लीजिए। 1972 की बात है जब यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट बनी। यूनाइटेड नेशंस ने एक कॉन्फ्रेंस चलाई, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब ये एक पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस थी, पहला सेटअप था, ये ग्लोबल एनवायरमेंटल कंसर्न्स के लिए पहला स्टेप था। ये ग्लोबल लेवल पे, छोटे छोटे लेवल पे होते थे एनवायरमेंटल कंसर्न्स, लेकिन ग्लोबल लेवल पे ये पहला सेटअप था कि इंटरनेशनल लेवल पे एनवायरमेंटल कंसर्न्स की बात हो जाए। देखो भाई, ये पहला ग्लोबल एनवायरमेंटल कंसर्न्स के लिए है, ये पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की कॉन्फ्रेंस नहीं है। पहली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की कॉन्फ्रेंस ये है, सेकंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की कॉन्फ्रेंस ये है, थर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की कॉन्फ्रेंस ये है। बस यही 3 जानने हैं आपको। देखो सर, स्टार्ट करते हैं हम। 1972 में क्या हुआ, यूनाइटेड नेशंस ने कॉन्फ्रेंस बुलाई एनवायरनमेंट पे और बोला भाई एनवायरनमेंट का ख्याल रखो। और पता है क्या बना, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम बना। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम इन्होंने बनाया। अब यहां तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है, मगर ये यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट कहां पे हुई? ये हुई स्वीडन में। स्वीडन में कहां पे हुई? ये हुई स्टॉकहोल्म में। स्टॉकहोल्म में ये हुई, जो कि स्वीडन में जगह है। अब इस को बोला जाता है, इस कॉन्फ्रेंस को, कौन सी 1972 की जो कॉन्फ्रेंस है यूनाइटेड नेशंस की, इसको बोला जाता है स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस भी। 1972 की कॉन्फ्रेंस को बोला जाता है स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस भी। और इस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा और मेन मकसद था एनवायरनमेंट। और खास बात क्या थी इस कॉन्फ्रेंस में? इस कॉन्फ्रेंस का बुलाने का मकसद था इंसान को और एनवायरनमेंट का आपस में इंटरेक्शन कराए, दोस्ती कराए,
भाईचारा बढ़े एनवायरनमेंट में और ह्यूमंस में, ताकि ह्यूमंस थोड़ा सा एनवायरनमेंट का ख्याल रखे कि एनवायरनमेंट को तबाह नहीं करना है। 1983 में यूनाइटेड नेशंस बनाती है एक कमीशन। देखो भाई, ये कॉन्फ्रेंस है। यूनाइटेड नेशन एक मीटिंग हैंडल करता है, मीटिंग हेल्ड करता है, कॉन्फ्रेंस। और ये कॉन्फ्रेंस नहीं है ये इसलिए इसमें आपको कोई जगह नहीं याद रखनी। यहां पे आपने जगह का नाम याद रखा, स्टॉकहोल्म स्वीडन, लेकिन इसमें कोई जगह का नाम याद नहीं रखना। ये कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये मीटिंग नहीं है हुई किसी जगह। ये क्या है? ये एक कमीशन बनाया यूनाइटेड नेशंस ने। यूनाइटेड नेशंस ने एक कमीशन फॉर्म लिखा है, कमीशन फॉर्म किया। उस कमीशन का नाम क्या था? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, WCED, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। कब बनी ये कमीशन? 1983 में। इस कमीशन का दूसरा नाम था ब्रंटलैंड कमीशन। अब ब्रंटलैंड कमीशन मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया, ब्रंटलैंड कमीशन ने कुछ किया था, जब मैंने आपको सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ाई। इस ब्रंटलैंड कमीशन या WCED कमीशन जो ये है, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, और या दूसरा नाम इसका ब्रंटलैंड कमीशन जो है, इसका काम दिया गया था कि आप यूनाइट करो कंट्रीज को, ताकि वो कुछ हम एनवायरनमेंट के बारे में बात करें, ठीक है ना, ताकि हम एनवायरनमेंट के बारे में बात करें, ताकि हम थोड़ा सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करें। तो ब्रंटलैंड कमीशन ने तो थोड़ा सा ये सक्सेसफुल हुआ यूनाइट करने में, लेकिन इसने बहुत खास बात दी इस ब्रंटलैंड कमीशन ने। इस कमीशन का एक बंदा चेयरमैन था जिसका नाम था ब्रंटलैंड, इसीलिए इसका नाम है ब्रंटलैंड कमीशन। इसी ब्रंटलैंड कमीशन ने डिफाइन किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट करो मगर सस्टेन डेवलपमेंट करो, आगे आने वाली पीढ़ी का भी ख्याल रखो। आप अभी तो रिसोर्सेज को इस्तेमाल करो, लेकिन थोड़ा सा आगे जो आएगी जनरेशन, उनका भी तो ख्याल रखो कि उनकी नीड्स भी मीट होने चाहिए। अब जब यूनाइटेड नेशंस ने ये कमीशन बनाया तो इस कमीशन का रिजल्ट कुछ निकला। इस कमीशन ने कुछ और भी बोला। एक तो डेफिनेशन दे दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, लेकिन इस कमीशन की रिकमेंडेशंस का रिजल्ट कुछ निकला, क्योंकि कमीशन हमेशा कुछ ना कुछ रिकमेंडेशन देती है। और इस कमीशन के रिजल्ट, या आप बोल सकते हो 1983 में जो कमीशन बनाई गई ब्रंटलैंड कमीशन, उसने तो डेफिनेशन दे दी और उस कमीशन का रिजल्ट भी कुछ था। क्या वो था? पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस। आप देखते हो ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्फ्रेंस पहला। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अभी आया आपके दिमाग में, डेफिनेशन भी आ गई, ब्रंटलैंड ने दे दी। गोल्स का कंसेप्ट अभी नहीं आया, गोल्स आगे आएगा। देखो, यूनाइटेड नेशंस में जो पहली कॉन्फ्रेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हुई 1992 में हुई। ये कॉन्फ्रेंस इसकी तरह ये कॉन्फ्रेंस ही है, मीटिंग ही है, कमीशन नहीं है। ओके, ये कॉन्फ्रेंस जो हुई, उस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या रखा गया? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है ना, जैसे CED यहां पे था, कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यहां पे भी CED, कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, लेकिन यहां पे वर्ल्ड, यहां पे यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, इसी का रिजल्ट ये था। यूनाइटेड नेशंस बस ऐड हुआ, ये एक कमीशन था और ये कॉन्फ्रेंस है, फर्क होता है। ओके, कॉन्फ्रेंस मतलब मीटिंग। अब ये जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हुई, UNCED हुई, ये हुई कहां पे? रियो में। अब इसी के लिए इसको बोलते हैं रियो समिट भी। हाँ, एक बात तो यहां पे मिस किया मैंने, इसको बोलता है अर्थ समिट भी। तो इसके 3 नाम है, UNCED के 3 नाम है। कौन कौन सा नाम है? अर्थ समिट भी, एक तो खुद UNCED, दूसरा नाम अर्थ समिट, और तीसरा नाम रियो समिट। ये कब हुए? 1992 में। ये पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्फ्रेंस हुआ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात, इससे पहले एनवायरनमेंट का कॉन्फ्रेंस हुआ था, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्फ्रेंस हुआ। भाई यहां पे डेफिनेशन आ गई, अब तो इसी पे बात होगी ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ही। अब ठीक है, कॉन्फ्रेंस हुआ।
अर्थ समिट भी बोलते हैं, रियो समिट भी बोलते हैं। ये रियो का मतलब क्या है? चलो अर्थ का ख्याल रखना है, अर्थ समिट मान लिया। ये रियो का मतलब क्या है? ये कहां पे हुई कॉन्फ्रेंस? रियो डी जेनीरो में, रियो डी जेनीरो में। अब रियो डी जेनीरो कहां पे है? ब्राजील में। ये कहां पे कॉन्फ्रेंस हुई थी? स्वीडन, स्टॉकहोल्म में। ये कॉन्फ्रेंस कहां पे हुई? रियो डी जेनीरो, ब्राजील में। रियो डी जेनीरो, रियो नाम आया तो रियो 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 समिट। अब यहां तक तो ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि इसने कुछ कहा, इसका रिजल्ट कुछ निकला। जैसे इसका रिजल्ट ये बना, अब इसका भी रिजल्ट कुछ निकला। किसका रिजल्ट? रियो समिट का, अर्थ समिट का, UNCED का। रिजल्ट ये निकला, इन्होंने बोला हमें करना है एजेंडा 21। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मिलीनियम मैंने आपको कल बोला, मिलीनियम, ये मिलीनियम का मतलब क्या है? मिलीनियम होता है हजार, है ना, हजार। अब मिलीनियम होता है हजार, लेकिन बहुत सारे जगहों पे आप जानोगे ये पता नहीं 1000 सालों के लिए था। अरे भाई ये कहाँ 1000 सालों के लिए था, ये तो 15 सालों के लिए था। बहुत बार आप जानोगे ये तो 1000 साल बाद आ गया। अरे किसके 1000 साल बाद आ गया? ये तो 2000 में आ गया। हाँ 1000 में आता तो मानते, ये तो 2000 डेट पे आ गया। तो ये 1000 कहां से आया, ये 1000 भी कहां से आया बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि मिलीनियम का मतलब होता है 1000। हाँ कहां पे पहुंचे थे? मैंने ये कट क्यों किया? ओके इसको बोल, इसका रिजल्ट निकला ये दो। एक तो है एजेंडा 21, इन्होंने बोला हमें सेंचुरी 21 के लिए कुछ करना है। मतलब क्या है? 21st सेंचुरी का मतलब है 2000 से लेके 2100 तक। मतलब हम अभी 21st सेंचुरी में ही हैं। 2000 से लेके 2000 मतलब 2100 तक, 2100 मतलब सॉरी 2100 तक, ठीक है ना। इसको बोलते हैं 21st सेंचुरी। अभी हम 21st सेंचुरी में ही है। तो इन्होंने बोला 2000 आने वाला है, अब हम कुछ 21st सेंचुरी के लिए करें, एजेंडा 21। और उसके बाद और एक इसका रिजल्ट था, उसका नाम है UNFCCC, मतलब कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशंस तो आपको पता है, FCCC का मतलब क्या है? फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, आसान है। अब ठीक है सर, ये जो रियो, अब इसको रियो फर्स्ट भी बोलते हैं, ये जो, या इसको सिंपल में रियो भी बोलते हैं। ये जो रियो है या रियो फर्स्ट है, इसका रिजल्ट था UNFCCC और एजेंडा 21। अब याद रखना कि 2002 में कुछ होता है। 2002 में इसके 10 साल होते हैं रियो के। रियो के 10 साल हुए तो इसको बोलते हैं रियो 10 भी, क्योंकि 10 साल हुए। और ये दूसरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस थी। तो रियो 10 दूसरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस है ये, लेकिन रियो में नहीं हुई, साउथ अफ्रीका में हुई। ये आपको याद रखना है। किसी रीजन की वजह से ये रियो में ना हो सकी, साउथ अफ्रीका में हुई। उसके बाद आपको यह भी याद रखना है कि 10 साल के बाद इनको डिस्कस करना था, क्योंकि 10 साल हुए हैं ना। अरे भाई 10 साल हुए ना, यहां तक, यहां से रियो 10 तक 10 साल हुए। इनको यही 10 साल डिस्कस करने थे कि कितना सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव हुआ है, कि क्या अचीव किया है हमने। और इसका आउटकम क्या निकला आपके सामने है, जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन। जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन इसका आउटकम है। जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन क्या था? वो मेन मकसद उस डिक्लेरेशन का था कि वो देखता था कि वर्ल्ड वाइड सीवियर थ्रेट्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या क्या है। वर्ल्ड वाइड सीवियर थ्रेट्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या क्या है, ये कौन बताएगा? जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन। जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन को कहां पे बनाया गया, किसका आउटकम है ये, किससे बनाया गया, किस कमीशन से बनाया गया? किस कॉन्फ्रेंस से बनाया गया? रियो +10 कॉन्फ्रेंस से। ठीक है, अच्छा, रियो +10 का मतलब क्या है? 10 साल हुए हैं जो रियो कॉन्फ्रेंस हुई या रियो समिट हुई। देखो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, आपको ये ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ये बहुत कम है। आप दिमाग में नहीं रखना कि हम KS-IS के लिए पढ़ रहे हैं। भाई KS-IS के लिए पढ़ेंगे तो तब आप, मैं यहां पे ऐड करता आपको बहुत कुछ,
आप भागना नहीं, क्योंकि मैं डरता हूं, आप भागना नहीं, क्योंकि यहां पे हम पता है ऐड करते, क्योटो प्रोटोकॉल ऐड करते, बहुत फेमस है ना क्योटो प्रोटोकॉल। अच्छा, रामसर कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, अरे उससे पहले रामसर कन्वेंशन 1971 में, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है 1972 के, ये बस 1970s की बात ही हो रही है, ठीक है ना। इसी तरह कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड पे होता है, वाइल्ड एनिमल्स की कन्वेंशन होती है। अच्छा, वीना कन्वेंशन, ये तो ओजोन लेयर का सुना होगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का, बेसल कन्वेंशन, ये कन्वेंशंस के बगैर आप आईएएस केएस के एग्जाम में नहीं बैठोगे। लेकिन हमें बिल्कुल यहां पे पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि एसएसबी है, और हमारा टॉपिक जो है वो नॉर्मली और मेनली क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। नहीं तो अगर ये कन्वेंशंस पढ़े तो मैं क्या बताऊं, 1 महीना लगेगा एग्जाम, मतलब ये कवर करने में। मतलब जैसे कि फेमस और भी बताऊं मैं, फॉर एग्जांपल आपने सुने होंगे स्टॉकहोल्म कन्वेंशन, तो ठीक है, ग्लोबल टाइगर फोरम सुना होगा 1993 का। अच्छा, मिनामाटा कन्वेंशन आपने सुना होगा 2013 का, रिसेंट ही है, ज्यादा मतलब पुराना नहीं है। इसी तरह और भी बहुत सारे हैं, क्लाइमेट फाइनेंस आर्किटेक्चर है, पेरिस एग्रीमेंट तो 2015 का है। अब वो मतलब बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। अब वो चीजें यहां पे नहीं है, इसलिए कम से कम ये आपको ज्यादा नहीं लगना चाहिए। मतलब ये कम से कम मैं आपको बता रहा हूं, मतलब के एसएसबी के लिए बहुत है, लेकिन के एस आई एस के लिए ये बहुत नहीं, ये कुछ भी नहीं है। बहुत कुछ पढ़ना है भाई, अर्थ समिट के अंदर बहुत कुछ, स्टॉकहोल्म कमीशन के लिए मतलब बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है ना। चलो भाई, हम आगे चलते हैं। हम कहां पे थे, रियो 10 खत्म हुआ, ओके। अब है 2011। अब यहां पे मैं भूल गया, यहां पे बीच में 2000 है। आपको पता है 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है आया हुआ, तो 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आया हुआ है, ये देख लीजिए। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, मिलेनियम का मतलब होता है हजार। ये क्या होता है हजार, एक्चुअली क्या हुआ, 1000 एनजीओज और सिविल सोसाइटीज मिलके बनाते हैं गोल्स। तो कंट्रीब्यूशन 1000 एनजीओज का था, 1000 इसलिए आया। 1000 एनजीओज और सिविल सोसाइटीज मिलके बनाते हैं गोल्स। 8 गोल्स थे, 2015 तक वो काम करेंगे, और 2015 के बाद एक्सटेंशन हुआ उसका, मतलब बहुत सारे बोलते हैं उन्हीं गोल्स का थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म आ गया। 8 गोल्स थे और एक्स्ट्रा गोल्स आ गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स उसके बाद आ गया। लेक्चर नंबर 1 आपने देखा होगा, मैंने डिफरेंस भी की है इन दोनों के दरमियान। अब 2002 में तो हुआ रियो 10, 2012 में हो जाएगा रियो 20। देखो यहां से यहां तक रियो 10 10 साल, यहां से यहां तक रियो 20 साल, तो 2012 में हो जाएगा रियो 20। मगर 2011 में क्या होगा, 2011 में कुछ खास हुआ। ये गोल्स आए वजूद में। इससे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात होती थी, लेकिन कोलंबिया ने आइडिया दिया गोल्स का, इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में लास्ट में गोल्स आते थे। कोलंबिया एक ऐसा है जिसने आइडिया दिया, भाई गोल्स हमें रखने चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बाद। ये कोलंबिया का आइडिया था, और इसको रियो, ये कोलंबिया ने कब आइडिया दिया, जब वो इसकी प्रिपरेशन कर रहा था। ये क्या है, रियो 20, जो मैंने अभी बोला, रियो 20 की प्रिपरेशन जब कर रहे थे, क्योंकि रियो 20 आने वाला था, एक ही साल था उसके बाद, तो रियो 20 से पहले थोड़ा सा कोलंबिया ने आइडिया दे दिया, अरे भाई गोल्स हमें चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बात ना करें, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर बात करेंगे। अब ये आइडिया दिया बहुत जबरदस्त, यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन, यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन जो है, उन्होंने इस आइडिया को जल्दी ले लिया। जो रियो 20 प्रिपरेशन के दौरान आइडिया दिया कोलंबिया ने कि गोल्स, अच्छा गोल्स का आइडिया किसने दिया है, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कोलंबिया ने। तो आइडिया कब दिया, रियो +20 की प्रिपरेशन जब चल रही थी, जब उसकी प्रिपरेशन चल रही थी तो आइडिया दिया। अब ये आइडिया किसने लिया, यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ने ये आइडिया जल्दी लिया। यूनाइटेड नेशंस का एक डिपार्टमेंट है, आज इसका नाम ये नहीं है, आज इसका नाम है डीजीसी। डीजीसी की फुल फॉर्म आप लिख लीजिए अपने नोट में, डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन, डीजीसी, डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन, ओके। उसके बाद आपको पता है रियो 10 और रियो 20, 10 साल गिनो, 2002 से 2012 तक 10 साल होते हैं।
अब ये है थर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वर्ल्ड लेवल पे कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। सेकंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल पे कॉन्फ्रेंस। लेकिन जब थर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कॉन्फ्रेंस थी तो गोल्स आ गए थे, गोल्स आ गए थे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान दिया गया। इसलिए यहां पे नाम ही देखोगे आप अलग, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। यहां पे एनवायरनमेंट के बदले सस्टेनेबल आ गया, तो यहां पे तो वर्डिंग में भी चेंज आ गई। अब तो पूरा का पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस कॉन्फ्रेंस का नाम इन्होंने रखा, ठीक है ना। ये रियो का ही एक्सटेंशन है। ये रियो हुआ, रियो 10 हुआ और रियो 20 हुआ। रियो 20 के दरमियान गोल्स दिए कोलंबिया ने, जिसको यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट किया। थर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसमें इसको बोलते हैं रियो 20 भी। और किसके 20 साल हुए थे, यहां से यहां तक 20 साल हुए थे, किसके, रियो के 10 साल और 20 साल। तो रियो के 20 साल हुए थे, या आप कह सकते हो इसके 20 साल हुए थे। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के 20 साल हुए थे। अब ये कहां पे हुआ, रियो 20 ब्राजील में। रियो 10 कहां पे हुआ, साउथ अफ्रीका में। रियो 1 या रियो कहां पे हुआ, ब्राजील में ही। रियो भी ब्राजील, रियो 20 भी ब्राजील, ये रियो 10 साउथ अफ्रीका। यहां तक तो ठीक है ना भाई मेरे। अब हम आगे देखेंगे। 20 साल हुए थे यूएनसीईपी या रियो का 20 साल हुआ था। अब इसमें इन्होंने रेजोल्यूशन निकाला, सब ने चिल्ला चिल्ला के बोला द फ्यूचर वी वांट, हमें फ्यूचर के बारे में जानना है, लूटना नहीं है। जितने भी रिसोर्सेज है आजकल, इंडस्ट्रीज सेट सेट करके सारा पोल्यूशन नहीं करना, आगे की पीढ़ी का ख्याल रखना है। चिल्ला चिल्ला के रेजोल्यूशन इन्होंने वहां पे दे दिया, द फ्यूचर वी वांट। और इनके इस कमीशन के बाद ये जो कॉन्फ्रेंस हुई, कमीशन नहीं, कॉन्फ्रेंस जो हुआ, इस कॉन्फ्रेंस के बाद एक बोला गया एक ग्रुप बनाएंगे जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बताएगा क्या क्या होंगे और कौन से होने चाहिए, जो कि पूरे कंट्री नहीं पूरे दुनिया पे ऊपर लागू हो जाएंगे। उस ग्रुप का नाम रखा ओपन वर्किंग ग्रुप, OWG का मकसद क्या है, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को सेट करना, क्योंकि गोल्स का कंसेप्ट आ गया था। गोल्स का कंसेप्ट आया 2011 में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट आया 2000 के करीब, हाँ मतलब कम, उससे 1983 में। सॉरी यार, 2000 के करीब भी नहीं है, बहुत कम है, 1983। 1982 भी अगर आए तो आप टिक कर लेना, 83 भी आए टिक कर लेना, 81 भी आए टिक कर लेना। कभी कभी बहुत सारी बुक्स अलग अलग लिख लेती हैं, जो करीब डेट आता है ना वही आपका टिक करना होता है, ठीक है। एग्जैक्ट डेट कभी कभी एग्जाम में नहीं भी होता है, क्योंकि इतने सारे कंट्रीज है, अलग अलग बुक्स होते हैं, अलग अलग इंफॉर्मेशन देते हैं। कोई रेटिफिकेशन का नाम लिखता है, कोई ये कमीशन कब बैठी थी उसका नाम लिखता है, कोई लिखता है इस कमीशन ने रिजल्ट कब दिया तब वो डेट लिखता है। तो अलग अलग इंफॉर्मेशन आती है फिर यहां पे, ठीक है ना। ओके, अब यहां तक तो ठीक है, लेकिन मैंने एग्जैक्ट निकाला जो वेबसाइट है, मैंने एग्जैक्ट निकाला कहां से डाटा, जहां से बाकी बुक्स डाटा निकलते निकलते गलत लिखते हैं कभी कभी, जहां से डाटा निकलता मेन वेबसाइट जो है। ओके, अब ये तो सर ठीक है, इन्होंने बनाया एक ग्रुप। हाँ भाई, आप डिसाइड करो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होने चाहिए, डिसाइड करो। और 2015 में आते आते ओपन वर्किंग ग्रुप ने काम किया और 2015 के 25 सितंबर में 193 कंट्रीज ने, यूनाइटेड नेशंस के जो हैं, उन्होंने एडॉप्ट किया क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को एडॉप्ट कब किया गया, 25 सितंबर 2015 में। किसने किया, 193 कंट्रीज ने मिलकर किया। अब मुझे बताओ ये TOW क्या है, चलो नहीं आप बताओ, क्योंकि मैंने ऊपर आपको बताया हुआ है, दिखाऊं, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड लिखा होगा कहीं, ये है ना पहली लाइन पे। अब ये आपको लिखना था, मैंने बता दिया। चलो अब ठीक है, तो याद रख लीजिए कि
के अडॉप्ट हुआ क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसका मेन नाम ये था, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, उसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि 92 पैराग्राफ्स का ये था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का डॉक्यूमेंट। 59th पैरा जो है, 59th पैरा वही एक्चुअल में लिस्ट देता है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, 169 टारगेट्स का, और पहले पहले 232 इंडिकेटर्स थे। अब कितने इंडिकेटर्स है भाई? अब कितने इंडिकेटर्स है बताओ मुझे? 304। टारगेट्स तो उतनी ही है 169, लेकिन इंडिकेटर्स बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। हर साल कुछ नए इंडिकेटर्स ऐड किए जाते हैं। सवाल आ सकता है ओरिजिनली इंडिकेटर्स बताइए, सवाल आ सकता है टारगेट्स और ओरिजिनली इंडिकेटर्स कितने थे, बस ये आप याद रखो 232। बाकी बीच में क्या हुआ, कितने इंडिकेटर्स कितने हैं, किस साल में आए, वो याद नहीं रखना ज्यादा। हाँ, उसके बाद आपको ये पता ही है सारे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एक बार थोड़ा सा याद दिलाऊं, अब मेरे को भी याद होने चाहिए क्योंकि मैंने भी आपके साथ ही कल परसों पढ़े थे। पहला क्या था? तू पुअर है इसीलिए तू हंग्री है, इसीलिए तेरी हेल्थ, पुअर हंग्री हेल्थ खराब है। एजुकेशन, इसीलिए तेरे पास नहीं है। अब तेरे पास अगर एजुकेशन नहीं है तो 3 प्रॉब्लमें होंगी, और एजुकेशन होगी तो 3 फायदे आएंगे। 3 प्रॉब्लमें कौन कौन सी होगी? तू जेंडर इक्वेलिटी के बारे में नहीं समझेगा, तू अपनी बहन को, मां को, लड़कियों को काम कराएगा, वर्क, वाटर लाए, वो वाटर उनको बोलेगा लाने को, और साफ सफाई, सैनिटेशन, ठीक है ना, वाटर और सैनिटेशन। और तू क्या करेगा? तू उनको जो चूल्हा वूल्हा है वही क्लीन एनर्जी जो है उनको नहीं देगा, जो बोलेगा जाओ भाई चूल्हा वूल्हा जलाओ, क्लीन एनर्जी नहीं देगा। अब अगर तूने पढ़ा होगा तो तू तो 3 काम, एक तो तुझे काम मिलता है, इंडस्ट्री में मिलता, और तू समझता ये इनइक्वालिटी क्या होता है, तो तुझे वर्क मिलता। अगर तूने पढ़ा होता, इंडस्ट्री में वर्क मिलता, वहां पे आप देखते कम होती है इंडस्ट्री में इनइक्वालिटीज वहां पे नहीं होती हैं। अब जब एक बंदे को जॉब वॉब मिलता है तो वो कहां चला जाता है? गांव से सिटी चला जाता है, सिटी चला जाता है, वहां पे वो सिटीजन बनता है, लेकिन रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनता है। और वहां पे जब वो रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनता है तो वो क्लाइमेट का भी ख्याल रखता है, क्लाइमेट का ख्याल रखता है, पानी के नीचे और पानी के ऊपर की जिंदगी को देखता है। क्लाइमेट मतलब पानी के नीचे की भी जिंदगी, वो वाटर, वो मतलब लाइफ बिलो वाटर और लाइफ अबो लैंड या लाइफ ऑन लैंड। जब ये सारी चीजें हैं फिर उसके दिमाग में आता है पीस, वो खुश होता है, और लास्ट में वो ढूंढता है पार्टनर। शादी वादी तो करनी है ना, पार्टनर। अब यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भाई, पॉवर्टी को हटाना है, हंगर को हटाना है, हेल्थ को हटाना है। जीरो किसी जगह अगर सवाल आएगा क्या हंगर को कम करना था ना, 0 करना था हंगर को, 82% कम करना था, हेल्थ को कम करना था, हंगर को ना 0 हंगर लाना था, पॉवर्टी को 2% कम करना था ना 0 लाना था, मिनिमाइज एंड करना था। हेल्थ को खत्म, मतलब हेल्थ को खत्म नहीं, हेल्थ को पूरी तरह से इंप्लीमेंट करना था 100%। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई। अब सारी बातें अच्छी बातें लिखना भाई, यहां पे वहां पे कुछ और नहीं लिखना। एजुकेशन ठीक कराना, जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, वाटर और सैनिटेशन बेहतरीन होना चाहिए, क्लीन एनर्जी होनी चाहिए, अनक्लीन नहीं होनी चाहिए, वर्क मिलना चाहिए, इंडस्ट्रीज के बारे में अच्छी तरह होने चाहिए, इजाफा होना चाहिए, इनइक्वालिटीज मिनिमाइज होने चाहिए, कम होने चाहिए, सिटीज का डेवलपमेंट होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी से आपको मैनेज करना है रिसोर्सेज को, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है, और आपको कम रिसोर्स इस्तेमाल करने हैं, खत्म नहीं करने हैं, रेस्पॉन्सिबल बनना है, क्लाइमेट का ख्याल रखना है, वाटर से नीचे जो जिंदगी है उनका ख्याल, लैंड से अप उनका ख्याल, पीस करना है, इंटरनेशनल पीस करना है कंट्रीज के साथ, और पार्टनरशिप भी करनी है एक दूसरे के साथ ताकि काम चले। अब ये तो ठीक है, अब याद रखना 2015 में जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एडॉप्शन किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, तो 2015 के बाद ही, उसके बाद ही क्या बनाया गया एक बॉडी जो कि क्या करेगा, मेजर करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, किस कंट्री की क्या रैंक है, किस कंट्री ने कितना काम किया गोल्स एक्वायर करने के लिए, फर्स्ट रैंक किसकी है, किस कंट्री का क्या स्कोर है, रिपोर्ट कार्ड निकालना कंट्रीज का, इंडेक्स निकालना कंट्रीज का, गोल्स का इंडेक्स निकालना, रिपोर्ट कार्ड निकालना, डैशबोर्ड निकालना, कंट्रीज कहां पे हैं, कौन सा नंबर 1 कौन सा नंबर लास्ट,
कंट्रीज कितना काम करती हैं ताकि गोल्स वो अपनी कंट्री में लागू करें। कोई ऑर्गेनाइजेशन बनानी थी तो दो चीजें बनाई गई। 2015 के बाद ही ये दो चीजें बनाई गई। एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, SDSN, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, और दूसरा है बर्टल्समैन शिफ्टिंग, बर्टल्समैन शिफ्टिंग, ओके, बर्टल्समैन शिफ्टिंग बोलो, ओके, शिफ्टिंग, सिटिफिंग, कैसे नाम याद है आप खुद बताओ। और BS में बोलता हूं, ओके, BS और SDSN, ओके, स्टिफिंग, ओके। अब ये जो इसका फाउंडर था BS का, वो था रेनहार्ड मोन इसका फाउंडर था, और ये कहां पे, जर्मनी में। अब ये दो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई, इसीलिए आप जब भी रिपोर्ट देखते हो ना, किसकी रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की रिपोर्ट, वहां पे आपको ये बर्टल्समैन शिफ्टिंग आएगा और SDSN नेटवर्क्स आएगा, और ऊपर लिखा होता है कि इन्होंने इसको बनाया। तो 2015 में रिपोर्ट आ गई, 2015 में ही बना तो रिपोर्ट आ गई, लेकिन ये रा रिपोर्ट थी क्योंकि इसको अच्छी तरह एग्जीक्यूट नहीं किया गया कंट्रीज में, इसलिए रिपोर्ट भी कम ही आ गई। 34 कंट्रीज की ये रा रिपोर्ट थी, इसको बहुत सारी कंट्रीज ने माना ही नहीं, ये बस ऊपर ऊपर से रिपोर्ट निकाली, बस 1-2 महीने पढ़ के। 34 कंट्रीज की रिपोर्ट आ गई, लेकिन पहले नंबर पे स्वीडन, और तब से स्वीडन पहले नंबर पे आता है। हर साल रिपोर्ट आती है तो स्वीडन ही आता है, हर साल रिपोर्ट आती है स्वीडन ही आती है। लेकिन 2019 में डेनमार्क ने लिया इसको साइड, लेकिन स्वीडन ने बोला भाई 2019 में तूने रैंक मतलब ले ली डेनमार्क ने, अब स्वीडन फिर से आ गया 2020 में। तो आप देखो ये 5-6 सालों में एक ही बार स्वीडन के बदले डेनमार्क आता है, ऐसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, 2015 में जो रिपोर्ट आई, इंडेक्स आया, उसमें पहले नंबर पे स्वीडन, दूसरे नंबर पे नॉर्वे और लास्ट नंबर पे मैक्सिको। टोटल 34 ही कंट्रीज को एसेस किया गया और देखा गया उनका रिपोर्ट क्या है। 2016 का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का रिपोर्ट है, इंडेक्स है, फर्स्ट कौन निकालेगा रिपोर्ट, यही दो निकालेंगे, BS और SDSN। अब फर्स्ट कौन है, स्वीडन फिर से, और नॉर्वे फिर से सेकंड, और इंडिया की रैंक, सर इसमें इंडिया की रैंक क्यों नहीं है, क्योंकि 2015 में इंडिया था ही नहीं। 2016 में इंडिया की रैंक, भाई 2015 में ओनली 34 कंट्रीज की रैंक निकाली गई। 2016 में इंडिया की रैंक है 110, 2017 में इंडिया की रैंक है 116, मतलब बुरा किया है इंडिया ने, थोड़ा सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव नहीं किया है, तो नीचे गिर गया है थोड़ा सा, 116 वापस आया है 2017 में 112, और फिर 150 नीचे गया है थोड़ा सा, और अब 2020 की याद रखनी है आपको इंडिया की रैंक, ये 2020 की इंपॉर्टेंट है, 117th रैंक है, मतलब फिर से ये चला गया है नीचे थोड़ा सा। लास्ट कंट्री कौन थी है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। एक बात कॉमन जान लीजिए आप, ये लास्ट हर जगह आपको मिलेगा। 2030 यहां पे तो 15 में था ही नहीं कंट्रीज, 2016 में आया रिपोर्ट अच्छी तरह। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक 149th कंट्री, लास्ट कंट्री, यहां पे 157 कंट्रीज को किया गया, और फिर से लास्ट यही सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, यहां पे 156 कंट्रीज को देखा गया कि उन्होंने क्या किया, उनकी रिपोर्ट को पढ़ा गया और देखा गया, रिजल्ट निकाला गया, फिर से आया सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक लास्ट पे। यहां पे 162 कंट्रीज को फिर से आया सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक लास्ट पे। यहां पे कितनी कंट्रीज को देखा गया 2020 में, 166 को, फिर से सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक लास्ट में। ये 2020 का है, ठीक है, और ये 2019 का है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद 2017 में देख लीजिए आप, ये जूम करके खुद ही, और 2018 में भी देख लीजिए, 2018 सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, आई का मतलब इंडेक्स, अब आप देख लीजिए फिर से स्वीडन और 112th रैंक, और फिर से लास्ट पे CAR, फिर से लास्ट पे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। अब यहां तक तो ठीक है। अब आपको 2019 का जानना है और फिर 2020 का, और कोरोना वायरस से क्या हुआ, ये तो बहुत जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का इंडेक्स 2019 का क्या है, देख लीजिए आपके सामने रैंकिंग। डेनमार्क ने साइड लिया पहली बार स्वीडन को, लेकिन स्वीडन ने छोड़ा नहीं 2020 में फिर से पहले,
तो डेनमार्क पहले, स्वीडन फिर 115 थी इंडिया का, और स्कोर कितना था 61.1%। क्योंकि 2019 का अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंडिया का स्कोर आप याद रख लीजिए 61.1%। और फिर से लास्ट में वही सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। चाइना का रैंक क्या है 2019 का कम से कम पता होना चाहिए, उससे पहले अगर ना हो 2019 का पता होना चाहिए 39। अब 2020 का हम कोरोना वायरस से क्या हुआ वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन कोरोना वायरस का इंपैक्ट तो देखेंगे, पहले देखेंगे ये रैंकिंग। फर्स्ट रैंक स्वीडन, इतना स्कोर। डेनमार्क, फिर चाइना 48th रैंक, इतना स्कोर। भूटान, इतना रैंक। अब बाकी कंट्रीज क्यों रखे सर आपने? देखो एक बात कहूंगा, चाइना और इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस में भी बोला गया कि चाइना एंड इंडिया ऐसे दो कंट्रीज है जिनमें मैक्सिमम पॉपुलेशन है, इसलिए इन दो कंट्रीज का डाटा बहुत जरूरी है, इन दो कंट्रीज का बहुत जरूरी है। अब बाकी कंट्रीज का फिर 2020 में क्यों चाइना का ही लेते भाई? जो आपकी नेबरिंग कंट्रीज है ना, वहां से भी सवाल आ सकता है, इसलिए मैंने नेबरिंग कंट्रीज को भी इंक्लूड किया। तो देख लीजिए, पहले स्वीडन, फिर डेनमार्क, 48th रैंक चाइना, स्कोर आप पढ़ लीजिए आप खुद से ही। 80th रैंक भूटान, फिर मालदीव्स, फिर श्रीलंका, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर बांग्लादेश। 117th रैंक, 117 रैंक इंडिया का। पाकिस्तान का लास्ट में 134, और नहीं सेकंड लास्ट में, और फिर लास्ट में 139 है अफगानिस्तान, जिसका स्कोर है बहुत कम 54.2। ये स्कोर क्या होता है? 100 में से स्कोर दिया जाता है, किसका स्कोर कितना आएगा, ये स्कोर हम आगे भी पढ़ेंगे। 100 में से स्कोर दिया जाता है, किसका स्कोर कितना है, और इसके कितने 100 में से मार्क्स है, स्कोर कितना है, मार्क्स कितने हैं, बहुत ज़्यादा। लास्ट में फिर से सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कितनी कंट्रीज को किया गया 2020 में? 166 कंट्रीज का डाटा लिया गया। लास्ट में कौन है? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। पहली नंबर पे रैंक कंट्री कौन है? स्वीडन। सबसे कम स्कोर किसको आया? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। कितना आया? 38.5। फर्स्ट रैंक को स्कोर कितना आया? 84.7। कौन सी कंट्री थी? स्वीडन थी। इंडिया का स्कोर क्या है? 61.9। कौन सी रैंक है? 117th रैंक है। इंडिया बांग्लादेश से आगे की पीछे है? पीछे है। म्यांमार से भी पीछे, नेपाल से भी पीछे, श्रीलंका से भी। अब इन नेबरिंग कंट्रीज में आप देखो, चाइना तो टॉप पे है, फिर उसके बाद भूटान है। भूटान भी बहुत जबरदस्त करती है। मालदीव्स, जो कि डायरेक्टली लैंड जिसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती, लेकिन फिर भी नेबर में आता है। कैसे? बीच में समंदर है। अब हमें जानना है नोवल कोरोना वायरस या जो कोविड-19 है उससे क्या हुआ। देखो उससे क्या हुआ, जो आपके ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, जो भी है 17 लिखे हैं मैंने। अब किसी में नेगेटिव इंपैक्ट आया और किसी में कोई इंपैक्ट नहीं आया। किसी में हाई नेगेटिव इंपैक्ट आया, किसी में मॉडरेट नेगेटिव इंपैक्ट आया। कोरोना वायरस से पुअर्टी बहुत ज्यादा हो गई तो नेगेटिवली इफेक्ट हुआ, हाईली, वो भी हाईली। हंगर बहुत ज्यादा हुई, हाईली नेगेटिव इंपैक्ट आया कोरोना वायरस से हंगर पे। हेल्थ, हाईली नेगेटिव इंपैक्ट हेल्थ पे भी आया। एजुकेशन पे मॉडरेट नेगेटिव इंपैक्ट आया। सर नेगेटिव इंपैक्ट, लेकिन मॉडरेट क्यों? नेगेटिव तो ठीक है कि नुकसान हुआ, लेकिन मॉडरेट क्यों सर? नेगेटिव ठीक है, नुकसान हुआ, मॉडरेट इसलिए क्योंकि डिजिटल मीडिया पे बच्चों ने मतलब आ गए वो पढ़ने, इसलिए अगर उन्होंने वो नहीं पढ़ा, वैसे अगर डिजिटल सिस्टम नहीं होता, डिजिटल दुनिया नहीं होता, तब यहाँ पे भी शायद हाई लिखता। ये मैं खुद से नहीं बोलता, खुद से मैं बोलता तो कुछ और बोलता, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के हिसाब से शायद हम कुछ और सोचते। यहाँ पे 2G नहीं चलता तो एजुकेशन को छोड़ो। अरे अपने दिमाग से दिमाग नहीं लगाना है। जो रिपोर्ट में ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्होंने रिपोर्ट डाली है, मैं उसका डाटा बोलता हूँ। मेरे दिल से कुछ और निकलता है कि मैं लिखता यहाँ पे कि बहुत नेगेटिव, हाई नेगेटिव। आपको रिपोर्ट का लिखना है, अपने दिल का नहीं लिखना। अब रिपोर्ट में इन्होंने एक एक गांव को और एक एक शहर को नहीं पढ़ा, ओवरऑल ये बोल रहे हैं क्या इफेक्ट आया। जेंडर इक्वालिटी में नेगेटिव इफेक्ट ही आया। जेंडर इक्वालिटी, आप बोलोगे सर नेगेटिव, चलो मॉडरेट लेवल पे कम इफेक्ट नेगेटिव आया, नुकसान हुआ लेकिन कम लेवल पे। नेगेटिव क्यों सर? पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेन का ज्यादा देखा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि कोरोना वायरस ज्यादा मेन को होता है और ज्यादा मेन ही सिगरेट विगरेट पीते हैं ना, वही डिजीज होने के बाद मरने के चांसेस उन्हीं को ज्यादा होते हैं। इसलिए जेंडर, चाहे मैन हो या वुमेन हो, इनइक्वालिटी हुई ना, तो जेंडर इक्वालिटी पे भी फर्क पड़ी। अब वाटर एंड सैनिटेशन के पे क्या फर्क पड़ा? नेगेटिव। वाटर खराब हुआ, एसेस नहीं मिल रहा, वाटर एंड सैनिटेशन का एसेस नहीं मिल रहा कि क्लीन वाटर एसेसिबिलिटी कम है। इससे पहले रोकते हैं ना, रेस्ट्रिक्शंस है, आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। तो जहां जहां से पानी लाते थे बहुत दूर से कहीं लोग, तो वहां पे भी रेस्ट्रिक्शंस आ गए।
इसी तरह क्लीन एनर्जी नहीं मिल रहा क्योंकि एसेसिबिलिटी नहीं है, मार्केट बंद है, तो क्लीन एनर्जी एलपीजी और बाकी चीज़ें कहाँ से लाओगे। तो हाँ, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन मॉडरेट। वर्क पे भी हाई इम्पैक्ट पड़ा, क्यों, जॉब नहीं कोई करता आजकल। अब ये मैं नहीं बोलता, वरना मेरा दिमाग और चलता और मैं बोलता हाँ मैं तो जॉब कर रहा हूँ इंटरनेट पे। अब ये मेरा रिपोर्ट नहीं है भाई, मैं कुछ कुछ और बोलता अपने दिमाग से, ये भाई वेबसाइट पे है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ें, अपना दिमाग नहीं लगाना। इंडस्ट्री, अब इंडस्ट्री ने, इन्होंने बोला नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा लेकिन मॉडरेट लेवल पे ही। अब यहाँ पे आप बोलोगे इंडस्ट्रीज तो सारी बंद है, इन्होंने क्यों बोला मॉडरेट लेवल पे। पूरे दुनिया में इन्होंने देखा भाई इंडस्ट्रीज थोड़े से चल रहे हैं क्योंकि उनका शिफ्ट हो रहा है, नए नए बिजनेसेस खुल रहे हैं, बिजनेसेस नए नए सेटअप हो रहे हैं, ऑनलाइन मीडिया ज़्यादा चल रहा है, टर्शरी सेक्टर थोड़ा सा ज़्यादा ग्रो हो रहा है, ऑनलाइन इंडस्ट्रीज ज़्यादा चलने लगे। अब ये उनका असेसमेंट है तो मेरा नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इनइक्वालिटीज को कम करना, हाईली इससे नेगेटिव आया। हाई क्यों सर, क्योंकि बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज हुई। अरे भाई तू कोरोना वायरस है, दूर बैठो मुझसे, इनइक्वालिटीज हो रही है बहुत ज्यादा। सिटीज पे भी मॉडरेटिव नहीं नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, वो भी सिटीज थोड़ा सा खराब हुई। रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उठाना, ये भी ये अनक्लियर लिखा है इन्होंने, ये इन्होंने अनक्लियर लिखा है। क्लाइमेट को भी अनक्लियर लिखा है, लेकिन कुछ और वेबसाइट्स, इसकी ओरिजिनल वेबसाइट नहीं, इसकी मेन वेबसाइट नहीं, कोई और ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं क्लाइमेट को पॉजिटिव, कुछ और खबरें, लेकिन इसका आपको लिखना है अनक्लियरली। लेकिन कुछ और बोलते हैं क्लाइमेट का पॉजिटिव आया, अभी ग्लोबल वार्मिंग कम हो गई, इमिशंस कम हो रहे हैं, लेकिन इसने बोला अनक्लियर है। भाई क्या पता कि क्या हुआ, क्या पता कि ज़्यादा नुकसान मत हो जाएगा आगे। तो वाटर का भी इन्होंने अनक्लियर दिया है, लैंड का भी इन्होंने अनक्लियर दिया है, लेकिन कहीं और से न्यूज़ चैनल से आप जानोगे कि पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है, जिंदगी बचती है, जानवरों की, मछलियों की जिंदगी बच गई वाटर में, और क्लाइमेट भी अच्छा हो रहा है। लेकिन इन्होंने क्या बोला, अनक्लियर अनक्लियर अनक्लियर। एग्जाम में अगर आया एसडीजी, अनक्लियर अनक्लियर अनक्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, अपना दिमाग नहीं चलाना। पीस भी नेगेटिवली इफेक्ट हुआ, एक दूसरे कंट्री के साथ पीस नेगेटिवली इसलिए इफेक्ट हुआ। चाइना बोलता है यूएसए को तूने ही हमारे इधर चाइना में डाला कोरोना वायरस, ये आर्टिफिशियली मेड कोरोना वायरस है। यूएसए बोलता है तूने सबको फैलाया कोरोना वायरस। अब बहुत सारी कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं, पीस का नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। पार्टनरशिप भी नहीं हो रही है, अरे पार्टनरशिप कहाँ से हो जाएगी, एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप तो दूर बात है, तुम्हारा हवाई जहाज मेरे इधर कंट्री में नहीं आना चाहिए, लोग नहीं आने चाहिए, पार्टनरशिप तो दूर की बात, एक दूसरे के कंट्री में घुसने नहीं देते हैं, तो नेगेटिवली इफेक्ट पड़ा। अब दो चीज़ें याद रखना थोड़ा सा, आपको वैसे मैंने बताया हुआ है, ये वाला पॉइंट बताया हुआ है। एसडीजी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, जब वो कंट्रीज के ऊपर लागू करता था तो एसडीजी ने बोला था कंट्रीज 5 चीज़ें दिमाग में रखेंगे जब वो अपनी कंट्री में एसडीजी को इंप्लीमेंट करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इंप्लीमेंट करेंगे। पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस, पार्टनरशिप, ये चीजें 5 हर कंट्री दिमाग में रखेंगी वाइल इंप्लीमेंटिंग एसडीजीज। 5 पीस, पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस, पार्टनरशिप। 3 सुपीरियर्स आपको पता है, ये मैंने लेक्चर नंबर 1 में भी बोला। 3 कोर एलिमेंट्स आपको पता है कि एनवायरनमेंट के भी बारे में बात होती है, इकोनॉमी के बारे में भी बात होती है, और सोसाइटी के बारे में भी बात होती है। ये लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बोला 3 कोर एलिमेंट्स, 3 सुपीरियर्स। पहले पेज पे देखो, जो पहला पेज है वापस जाइए और देख लीजिए, मैंने पढ़ाया हुआ है। अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा। एसडीजी इंडिया इंडेक्स जानना है हमें। देखो एसडीजी इंडिया इंडेक्स कौन निकालता है, वहां पे आपने देखा वो नाम दो आपने देखे निकालते हैं, लेकिन यहां पे नीति आयोग निकालता है। और नीति आयोग नॉर्मली कब निकलता है, नॉर्मली नवंबर दिसंबर में रिपोर्ट आती है। इन्होंने 2018 से ही इंडेक्स निकालना स्टार्ट किया। आप बोलोगे 2017 का सर कहां पे है, अरे ये पहला एडिशन है एसटीजी का। इन्होंने 2018 से ही, 2017 में थोड़ा थोड़ा इन्होंने खबरों में उधर उधर बोला था, लेकिन नीति आयोग ने 2018 में ही ये पहला एडिशन निकला हुआ है। 2018 में ही इंडिया का एसडीजी का इंडेक्स निकला नवंबर दिसंबर में। और यूटीज और स्टेट्स कितना परफॉर्मेंस दिखा रही है, कितना स्कोर है उनका, कितना रिपोर्ट कार्ड है उनका, एसडीजी कितना इंप्लीमेंट करती है अपने स्टेट में और अपने यूटीज में क्या रिकॉर्ड है, उस बेसिस पे स्कोर देते हैं, रैंकिंग देते हैं। ठीक है, अच्छा, ये काम है नीति आयोग का, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये पता होगा आपको, नीति आयोग जो प्लानिंग कमीशन के बाद बना, ये एक अलग टॉपिक है, इसको पढ़ेंगे तो 4 दिन 5 दिन लगेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब याद रख लीजिए कितने गोल्स रखे गए दिमाग में जब नीति आयोग ने रिपोर्ट निकाली। 13 गोल्स आउट ऑफ 17 गोल्स। गोल नंबर 12, 13, 14 और 17 को दूर रखा गया।
12, 13, 14, 17 को गोल को दूर रखा गया और बाकी गोल्स 13 गोल्स को ही लिया गया आउट ऑफ 70। क्यों? क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स ने बाकी गोल्स को इंप्लीमेंट नहीं किया था, बहुत सारे यूटीज में वो गोल्स नहीं इंप्लीमेंट होते थे, वो गोल्स नहीं चलते थे, उन गोल्स के ऊपर कोई काम नहीं चलाया था स्टेट्स ने, इसलिए 13 ही रखे गए। तब स्कोर निकाला गया और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आते हैं। स्कोर 4 तरह के निकाला गया। एक होता है वो स्टेट, वो यूनियन टेरिटरी जो 100% टारगेट को अचीव करे, 100% सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करे, उसको बोलते हैं अचीवर। उसने 100% अचीव किया, उसका स्कोर आया 100%, उसने 100 आउट ऑफ 100 लिए। दूसरा होता है फ्रंट रनर। फ्रंट रनर का स्कोर कितना होता है? ऑन द बेस ऑफ स्कोर ये क्लासिफिकेशन की गई। 65 पे से 99 जिसका स्कोर है स्टेट या यूटी का, फ्रंट रनर मतलब सामने वो आया है, बहुत फ्रंट है, फ्रंट पे है वो। परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, एवरेज है ये। 50 to 64 मतलब मार्क्स है इसके, 50 to 64 मार्क्स या इसका स्कोर 50 to 64 है। ये परफॉर्मर स्टेट है या परफॉर्मर यूनियन टेरिटरी है। इंडिया के अंदर ये क्लासिफिकेशन लाई गई, किसी और कंट्री ने ये क्लासिफिकेशन नहीं लाई, ये इंडिया ने खुद से इन्वेंट करके, डिस्कवर करके क्लासिफिकेशन निकाली। ओके, उसके बाद है एस्पिरेंट। लास्ट पे एस्पिरेंट, जैसे आप और एस्पिरेंट हो, आप हो ना एस्पिरेंट, अभी आप एस्पिरेंट हो ना, क्योंकि आपने अभी अचीव नहीं किया, आपको अचीव करना है, अभी आप अचीवर नहीं हो, एस्पिरेंट हो। तो 50% से कम जिसके मार्क्स आए वो एस्पिरेंट है। ओके, और उसके बाद यहां पे केरला, हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया, पहली रैंक। चंडीगढ़ की भी पहली रैंक है, मगर यूटीज में पहली रैंक है। टोटल में इसकी दूसरी रैंक है, ये दूसरे नंबर पे आया वैसे टोटल में, लेकिन याद रखना ये 2018 का है, 2019 का नीचे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2018 का जान लो। केरला, हिमाचल प्रदेश एक ही रैंक पे आए, नंबर रैंक 1, 69 इनका रिपोर्ट कार्ड था, तो ये फ्रंट रनर थे, फ्रंट रनर 69 इसका स्कोर था, किसका? केरला, हिमाचल प्रदेश का। अब ये टॉप इन स्टेट्स थे, नॉट टॉप इन यूनियन। हाँ, ये टॉप इन स्टेट्स थे या टॉप इन इंडिया भी थे, आप कुछ भी मान लो, टॉप इन स्टेट्स या यूटीज आप लिखो यहां पे, टॉप हर जगह ये टॉप थे, चाहे स्टेट्स या यूटीज। लेकिन ये फ्रंट रनर कैटेगरी में और एक स्टेट भी थी, केरला, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। 2018 में फ्रंट रनर में 3 ही स्टेट्स थी और 2019 में फ्रंट रनर में 8 स्टेट्स आ गई, ग्रोथ हो गई। सवाल आ सकते हैं 2018 में फ्रंट रनर में, क्योंकि अचीवर तो कोई है नहीं, अरे अचीवर कोई है ही नहीं, कोई स्टेट अचीव कौन करेगा 100%। 2018 में 3 स्टेट्स फ्रंट रनर है, कौन कौन सी? और 2019 में कितने स्टेट्स फ्रंट रनर में आ गए? 8 स्टेट्स। अच्छा, ये तो ठीक है। अब उसके बाद चंडीगढ़ पहला है, टोटल में ये तो है दूसरे रैंक पे, लेकिन पहला है ये चंडीगढ़, पहला, क्योंकि इसके पहला किस में है? यूटीज में इन्होंने टॉप किया, यूटीज में टॉप किया, तो पहला है ये यूटीज में। और नॉर्मली ओवरऑल ये सेकंड रैंक पे था, 68 इसकी स्कोर थी, ये भी फ्रंट रनर था। तो आप कह सकते हो यूटीज में ये चंडीगढ़ फ्रंट रनर है, लेकिन स्टेट्स में कितने स्टेट्स फ्रंट रनर थे? 3, और यहां पे कितने स्टेट्स फ्रंट रनर है? 8। जानना बहुत जरूरी है। J&K का स्कोर 20 यहां पे भी है, और 2019 में जो रिपोर्ट आई वहां पे भी 20 है। अभी 2020 की रिपोर्ट आएगी नवंबर-दिसंबर में, फिर जान लेना तब। J&K का स्कोर था 53, ठीक है। यहां पे J&K का स्कोर कितना है? 59। यहां पे J&K का स्कोर 53 था, एवरेज स्कोर था कंट्री का 57। एवरेज मतलब मानते हैं ना, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इस कंट्री का इतना, उस कंट्री का इतना, इस कंट्री का इतना, तो 57 था 2018 का नेशनल स्कोर या एवरेज स्कोर। आसाम, बिहार, यूपी वर्स्ट थे, उनका 49 स्कोर था। तो बताए मुझे वो कौन से होंगे? एस्पिरेंट। अब और यह भी याद रखना, यह भी सवाल आता है, मैक्सिमम स्टेट्स परफॉर्मर होती है, तब भी अब भी 2018 में भी 2019 में भी फ्रंट रनर 3 ही स्टेट्स थी, लेकिन मैक्सिमम स्टेट्स परफॉर्मर होती है। और एस्पिरेंट तो मतलब जो बहुत कम हो, ये 3 स्टेट्स एस्पिरेंट। अब ठीक है, उसके बाद सेकंड एडिशन निकाला गया 2019 में, नवंबर-दिसंबर में नीति आयोग ने निकाला, और 16 आउट ऑफ 17 गोल्स को लिया गया। यहां पे 17th गोल को एलिमिनेट किया गया, जो वो लास्ट वाला है, पार्टनरशिप वाला। 17 गोल्स के बगैर, क्योंकि पार्टनरशिप स्टेट्स क्या करेंगे? पार्टनरशिप दूसरी कंट्री के साथ कौन करेगा? एक कंट्री करेगा, स्टेट्स का अंदर का क्या मसला इसमें? तो जान लीजिए 16 आउट ऑफ 17 गोल्स, 17th गोल को निकाला गया, 16 गोल्स को ही रखा गया,
क्योंकि पार्टनरशिप वाला क्या करे स्टेट्स और यूटीज। केरला फिर से टॉप, वहाँ पे भी केरला टॉप, लेकिन वहाँ पे हिमाचल प्रदेश केरला के साथ मिल के टॉप था, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की सेकंड रैंक। ये इसका स्कोर, ये इसका स्कोर दोनों के दोनों फ्रंट रनर पे हैं, टॉप पे ये था। चंडीगढ़ फिर से टॉप, चंडीगढ़ का 70 स्कोर। देखो चंडीगढ़ का वही स्कोर है जो केरला है, मतलब चंडीगढ़ ग्रो हो रहा है। इस बार चंडीगढ़ और केरला एक ही रैंक पे थे, लेकिन चंडीगढ़ यूटीज में फर्स्ट रैंक पे है, केरला स्टेट्स में टॉपर पे है 2019 में। अब टोटल 8 स्टेट्स ऐसे आ गए जो कि फ्रंट रनर पे आ गए। यहाँ पे फ्रंट रनर पे 3 ही देखे गए थे, केरला, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु तो ऑलरेडी थे। उसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, सिक्किम, गोवा, टोटल 8 स्टेट्स थे। J&K का फिर से रैंक 20, फिर से रैंक 20, 59 यहाँ पे स्कोर, यहाँ पे 53, लेकिन फिर से परफॉर्मर एवरेज, मतलब परफॉर्मर बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे 60 है नेशनल एवरेज, या मतलब नेशनल स्कोर 60 था। नेशनल स्कोर के मामले में इसका 59 कम ही था, 57 नेशनल था, उसके मामले में कम ही था J&K का, ठीक है, एवरेज से भी थोड़ा कम। अब लास्ट में ये जानो कि ये जो रिपोर्ट जम्मू एंड कश्मीर ने निकाली 2019 में, जो नीति आयोग ने जो रिपोर्ट निकाली, और J&K के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि J&K में नो पॉवर्टी और जेंडर इक्वेलिटी का बहुत ज़बरदस्त स्कोर रहा है, 58 और 53, बहुत खूबसूरत स्कोर रहा है नो पॉवर्टी का और जेंडर इक्वेलिटी का। मगर J&K में ये बाकी कैटेगरीज का स्कोर खराब रहा, मतलब ठीक रहा है। आप देख लीजिए स्कोर क्या है, जीरो हंगर, इसका और आप देख लीजिए खुद ही रेस्पेक्टिवली लिखा है कितना किसका स्कोर है। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये वाला इंपॉर्टेंट था, बता दिया। अब यहाँ पे याद रखना, इंफ्रास्ट्रक्चर इनइक्वालिटीज़ को कम करना, सिटीज़ के बारे में, और कंजप्शन और प्रोडक्शन को सस्टेनेबल बनाना। यहाँ पर रीजनेबल जब वो बनता है, इसने वैसे इसको लिखना था यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, ठीक है ना, सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन के बदले रेस्पॉन्सिबल सिटीजन लिखना था, वैसे ये भी ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए कितना पॉइंट किसको है। याद रखना केरला ने टॉप किया, हाँ ये मैंने आपको बताया। फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना पीछे पीछे आ गए, वो ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। केरला ने टॉप किया 70, ठीक है ना, नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा 70 टॉप किया। फिर हिमाचल प्रदेश, इट इज़ फॉलोज बाय आंध्र प्रदेश। भाई J&K की रिपोर्ट ही गलत होती है। ये J&K की वेबसाइट से मैंने J&K का जो रिपोर्ट निकला था ना, ये न्यूज़ चैनल से मैंने ये लिया हुआ था, अखबार से, अखबार ही गलत है भाई। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश थोड़ी है, दूसरे नंबर पे भाई कौन सा है, केरला। दूसरे नंबर पे तो हिमाचल प्रदेश है 69, हाँ। तो यहाँ पे आप लिखना हिमाचल प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर तेलंगाना, इसी तरह उनका अलग अलग स्कोर था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, अगर जानना चाहते हो तो पढ़ लीजिए, लेकिन ये कट है न्यूज़पेपर का। न्यूज़पेपर हमेशा झूठ होती है, जो भी न्यूज़पेपर निकालता है इन्फॉर्मेशन, वो कोई उसका कोई वो नहीं है, मतलब खास कोई, मतलब ऑथेंटिक न्यूज़ होती है तो पता चलता है, लेकिन न्यूज़पेपर्स पे कोई भी आर्टिकल दे सकता है। इसलिए मैं जब तक मेन साइट पे ना जाऊं, ऑफिशियल चैनल पे ना जाऊं, ऑफिशियल डाटा पे ना जाऊं, तब तक मैं नहीं बोलता कुछ भी, ठीक है। ओके, ये सारा कुछ था, सारा कुछ क्लियर हो गया। ओके, बाय।